हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव आईएएस पीसीएस। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे सेशन में। कल हमने एक मेंस का क्वेश्चंस देखा था बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या इवोल्यूशन है। साल दर साल बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में भी पूछता है, मेंस में भी पूछता है। उसके केसेस, जो केस स्टडी है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है, उनके बारे में भी पूछता है। इसका मतलब आप लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर दिखाई पड़ता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। और इसी चीज को देखते हुए आज मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन शेड्यूल किया, जिसमें मैं कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे से आज हम समझेंगे। अब आज कमेंट का झंझट नहीं होगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको शांति से हर बात को समझने का, जानने का मौका मिलेगा और आप बहुत आराम से बेसिक स्ट्रक्चर वाले कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चंस मेंस में भी पूछा जाएगा और प्रीलिम्स में भी हर साल इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए, सबसे पहले मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, मेरा नाम शबलू है, ठीक है। पिछले 7 साल से पॉलिटी इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाता हूं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। बाकी सारी चीजें आपके सामने मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उससे पहले 2-3 सवाल हम अपने दिमाग में देख लेते हैं। क्या बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था? क्या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में संविधान कोई बात करता है? कहां से निकल कर आया, क्या निकल कर आया और किस प्रकार का क्वेश्चंस बनता है? अगर मैं आप लोगों के सामने इसके क्वेश्चंस को दिखाने की कोशिश करूं तो आप लोगों को यह दिख रहा होगा, द बेसिक स्ट्रक्चर poses the substantial moral value in that strengthen democracy by limiting the power of the government। मूल संरचना में पर्याप्त नैतिक मूल्य होता है, जिसमें यह संविधान के केंद्रीय आदर्शों को कमजोर करने के लिए सरकार की शक्ति को लिमिटेड करके लोकतंत्र को मजबूत करता है। समोचलनात्मक व्याख्या करें, क्रिटिकली एग्जामाइन करें। तो ये एक पहलू मैंने आपके सामने रख दिया कि आज की क्लास का कंप्लीट सिनेरियो इसी कंटेक्स्ट में आप लोगों को दिखाई देगा, इसी कंटेक्स्ट में आप लोगों को नजर आएगा। इसे समझ लिया, इसका मतलब अब आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर कहां से निकल कर आया, कहां से इसका इवोल्यूशन हमें नजर आता है। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब उसको आगे बढ़ने से पहले एक कहानी समझ लीजिए। क्या आजादी के बाद एक बात और एक सिनेरियो जो हमें देखने को मिलता है, बहुत समय तक गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी हमें नजर आता है। इसका मतलब सरकार का जुडिशरी से हमेशा से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा था। और अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देता है, ये इसी बात का प्रमाण है कि सरकार और जुडिशरी के बीच, न्यायालय के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें किस तरीके से कौन पावरफुल होगा। 1960 से लेकर बहुत सारे मामलों पर एक बहस बनी हुई थी। जब 9th शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिड्यूस कर दिया गया। क्या कि सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता जो 9th शेड्यूल पर कोई भी कानून बनाया जाएगा। 1951 से लेके ये कहानी स्टार्ट होती है और उसके बाद साल दर साल 1960, 1958, 66, 70, 76 तक ये कहानी एज इट इज चलती रहती है। और 76 में जब 1973 में जुडिशरी इसको रेस्पोंड करता है, तो 76 में उसका बड़ा अच्छा खामियाजा भारत को और जुडिशरी को झेलने को मिलता है। और वहीं पर आपको आपातकाल भी दिखता है। तो उन्हीं सारे पहलुओं को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा, केशवानंद भारती के मामले में मूल संरचना के सिद्धांत की शुरुआत की गई। इसका मतलब सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर का एस्पेक्ट है, वो केशवानंद भारती केस 1973 में आया, जिसने संसद की शक्ति को कठोर संशोधन करने के लिए सीमित कर दिया। मतलब पार्लियामेंट कैन नॉट डू अ रिजिड
अमेंडमेंट, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ड्रास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पूरे संविधान को बदलने की पावर को रिप्रेजेंट करता है, उसे लिमिटेड कर दिया। सरकार ऐसा नहीं कर सकती। यह केशवानंद भारती केस में आप लोगों को दिखाई देता है। अगर आप लोग इस सिनेरियो को सोचने की कोशिश करेंगे तो एकदम ऐसा लगता है कि अरे भाई बड़ा गजब, एकदम सरकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सरकार की पावर अनलिमिटेड नहीं है, सरकार को वही करना होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में मेंशन है। आगे लिखते हैं, जो कि धर्मनिरपेक्षता, संघवाद जैसे संविधान में निहित मूल एस्पेक्ट को प्रभावित कर सकता है। कहा कि ऐसा कोई भी मामला जो हमारे संविधान की नींव है, संघवाद, फेडरल फीचर को दिखाता है, जहां पर सरकार राज्य सरकारों के साथ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसमें कोई बदलाव ना किया जाए, राज्य सरकारों की स्वायत्ता को ना छीना जाए, राज्यों की स्वायत्ता को ना छीना जाए, धर्मनिरपेक्षता और समानता जैसे कंसेप्ट पर सरकार की पावर को लिमिटेड कर दिया गया कि सरकार इस पर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं करेगी, या लिमिटेड मतलब के पूरी तरीके से सब कुछ नहीं कर सकती, कुछ लिमिटेड चीजें उसको दी गई। इसके साथ साथ इस फैसले ने संसद के कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को बरकरार रखा। यह न्यायिक समीक्षा क्या होता है? जब भी कोई कानून संसद में पेश होता है, जब भी कोई कानून स्टेट लेजिस्लेचर में आता है, तो उस कानूनों की या उस कानून की एक जांच होती है कि कहीं वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है, कहीं वो संविधान के अगेंस्ट तो बात नहीं करता। इस पहलू को, इस एस्पेक्ट को आप क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा। सर, अगर वो संविधान के खिलाफ पाया जाते तो क्या करते हैं? अगर वो संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो उसको रद्द करने का अधिकार न्यायालय के पास है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 इस बात को खुले तौर पर मेंशन करता है। इसके साथ साथ इसने शासन की 3 शाखाएं, विधायी, कार्यकारी और न्यायालयों के बीच शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को विकसित किया। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन द पावर है, द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसको बाकायदा दिखाने की कोशिश की कि ना तो सरकार ज्यादा पावरफुल है, ना एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल है, और ना ही जुडिशरी पावरफुल है। एक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। अगर सरकार कुछ गलत करेगी तो न्यायालय उसका रिव्यू कर सकता है, न्यायालय उसको देख सकता है। ये आप लोगों को यहां पर नजर आता है। जो बच्चे अभी अभी जुड़ते जा रहे हैं, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में, बहुत बहुत। ठीक है, तो देखिएगा, कंप्लीट वीडियो को समझिएगा। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले गए, क्या होगा सर आज आपसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा। बात करना डजंट मैटर, सबसे जरूरी है कि उन चीजों को समझना, उन चीजों को जानना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इतना तो मुझे समझ में आ गया, केशवानंद भारती केस से निकल कर आया, सरकार की पावर को लिमिटेड कर दिया गया, सरकार संविधान को कंप्लीटली नहीं बदल सकती, कुछ जो मूल उसका एक बेसिक एस्पेक्ट है हमारे संविधान का उसे नहीं बदल सकती, न्यायिक समीक्षा की पावर को रिप्रेजेंट करता है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन को भी दिखाता है। ये आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा। बात समझ में आई? क्लियर एकदम? ठीक है, इतना तो हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लिया। अब दूसरा सवाल कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है, यह सिद्धांत क्या बताना चाहता है, यह भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि सर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है ये असलियत में क्या कहना चाहता है। तो यह कहता है कि भैया जो भी संविधान को बदलने की संसद की असीमित शक्ति है उसे प्रतिबंध के अधीन रखा जा सकता है, उसे लिमिटेड किया जा सकता है, उसे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। किस आधार पर? इस आधार पर कि वो मूल संरचना को प्रभावित नहीं करेगा या मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करेगा। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आया कि सर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करने पर उनकी शक्ति को लिमिटेड कर दिया जाएगा, उनके द्वारा ऐसा कोई भी कानून जो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है उसे नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये तो सब समझ लिया, लेकिन सर
बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो अभी सब्र रखे, अभी अपने आप को रोक के रखे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मैं कहूं कि बेसिक स्ट्रक्चर इज द फॉर्म ऑफ ये नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नहीं दी है, आज तक नहीं दी है। बात समझ में आई? केवल इतना बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि ऐसा कोई भी प्रावधान जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघित करता है उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। उस पावर को संसद की रोका जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन के अधीन है। और इसके साथ साथ अगर फिर भी वो उसमें बदलाव कर देती है तो उन संशोधन को रद्द घोषित किया जा सकता है। ऐसा कोई भी संशोधन जो मूल ढांचे को प्रभावित करता है, जो मूल ढांचे को रोकता है, जो मूल ढांचे को बर्बाद करता है, उसे खत्म घोषित किया जा सकता है। दो चीजें क्लियर हो गई कि मूल ढांचा क्या कहता है और मूल ढांचा हमारे कहां से निकल कर आया, ये हमने समझ लिया, ये हमने समझ लिया। अब इसकी आगे की कहानी को चलते हैं। ये कहां से उभर कर आया, कहां से निकल कर आया, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जो कि सीधे तौर पर बेसिक स्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कहां से आया। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर दिखाई देता है शंकरी प्रसाद केस। क्या दिखाई देता है? शंकरी प्रसाद केस 1951। अभी बताया था 9th शेड्यूल भी 1951 में आया था और उसके बाद 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया। उसके बाद आता है गोलकनाथ केस, बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ ना कुछ इसके बारे में चीजें मेंशन की गई है। केशवानंद भारती केस, जहां से आप लोगों को कंप्लीट ये बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को समझने का, जानने का मौका मिलता है, इसको भी हम देखेंगे। मिनर्वा मिल केस 1980, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में है। और इन दोनों के बीच दो चीज और हमें देखनी है। क्या? एक तो 42वां संविधान संशोधन की हम बात करेंगे, दूसरा 44th कॉन्स्टिट्यूशन संविधान यानी कि 44वें संविधान संशोधन की हम बात करेंगे। तो ये दोनों के दोनों पहलू को भी हम जानेंगे, दोनों के दोनों पहलू को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शंकरी प्रसाद केस। क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। इस शंकरी प्रसाद केस 1951, इस शंकरी प्रसाद केस 1951, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति मौलिक अधिकारों में संशोधित करने की शक्ति को भी शामिल करती है। मतलब कि इसने, सुप्रीम कोर्ट ने संसद की शक्ति को पावरफुल बनाया कि इफ Parliament can change the constitution, can amend the constitution, it can also amend the फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, ये फंडामेंटल राइट को भी बदल सकती है। पहले 1951 में इस कहानी को रिप्रेजेंट किया गया। आर्ग्यूमेंट था उनके पास, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? आर्ग्यूमेंट था उनके पास कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन केवल और केवल अभी इतना याद रखिएगा कि 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट अगर संविधान को संशोधित करने की शक्ति रखती है तो इसका मतलब वो किसी भी भाग को बदल सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। वो मौलिक अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है, उसके पास ये शक्ति है, उसके पास ये शक्ति है। सर बड़ा मजा आ रहा है आज की क्लास में। एक तो डिस्टर्बनेस नहीं हो रही, एक सर आप कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे, मतलब कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, और दूसरा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमारी बात चल रही है। अब इस केस के फैसले के पीछे उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं, इसने अपने फैसले को इस तर्क पर बताया कि आर्टिकल 13 में जो शब्द कानून है वो सामान्य कानून की बात करता है, ना कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम की। अब इस पॉइंट को समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूंगा। आप लोगों के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल
13 ये कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया और भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ बात करता है, उसको रद्द घोषित किया जा सकता है, उसे नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। दैट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है। तो ओरिजिनली आर्टिकल 13 कहता है कोई भी कानून जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है, फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश करता है, उस कानून को रद्द घोषित किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 13 में जो कानून शब्द है वो नॉर्मल कानूनों की बात करता है, सामान्य कानूनों की बात करता है, उसमें संशोधन की बात नहीं रखी गई, उसमें संशोधन को मेंशन नहीं किया गया। समझ नहीं आया? ध्यान दीजिए। आर्टिकल 13 कहता है कोई भी कानून जो संविधान का उल्लंघन करता है, भाग 3 का उल्लंघन करता है, उस कानून को नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। ना कि ये ऐसा कोई भी संशोधन जो संविधान का उल्लंघन करता है, उस संशोधन को नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। तो संशोधन शब्द को उन्होंने अलग से दिखाया और कानून के आधार पर आर्टिकल 13 को एक्सप्लेन किया और शंकरी प्रसाद केस में संसद को पावरफुल बनाया। दोबारा समझिएगा, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 केवल कानून के रद्द होने की बात करता है, कानून के माध्यम से संविधान के छीने जाने को गलत ठहराता है, यानी कि ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है उसको रद्द किया जा सकता है। आर्टिकल 13 में संवैधानिक संशोधन मेंशन नहीं है कि अगर कोई संवैधानिक संशोधन फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द किया जा सकता है, तो यह मेंशन नहीं है, केवल और केवल कानून मेंशन किया गया है। तो यह शंकरी प्रसाद केस 1951 में मेंशन किया गया था। समझ आई बात मेरी? शंकरी प्रसाद केस कौन पावरफुल हुआ? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। इसका मतलब शंकरी प्रसाद केस में जो फैसला आया वो पार्लियामेंट को पावरफुल बनाता है, वो पार्लियामेंट को ही पावरफुल के तौर पर दिखाता है। अब यहीं पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरे केस की, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस इस गोलकनाथ केस को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मुझे आप लोगों से जाननी है। क्या जाननी है? कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का अधिकार किसके पास है? इसका मतलब हु कैन चेंज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो आंसर होगा खुद सुप्रीम कोर्ट, खुद सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को खुद बदल सकता है। और इसी चीज को देखते हुए 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदल दिया, अपने पुराने फैसले को बदल दिया। यह कहता है कि भैया अब हालात कुछ और हैं, इसका मतलब अब चीजें अलग हैं। तो अब क्या कहता है? यह कहता है कि मौलिक अधिकारों को एक पारलौकिक और अपरिवर्तनीय स्थिति दी जाती है। इसका मतलब इन्हें किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता, इन्हें किसी भी कीमत पर ध्यान दीजिएगा खत्म नहीं किया जा सकता, इनको किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। सरकार जरूरत के आधार पर ऐड कर सकती है लेकिन छीन नहीं सकती, उल्लंघन नहीं कर सकती, आपको फंडामेंटल राइट से वंचित नहीं कर सकती। इनमें से किसी भी अधिकार को कम या रिड्यूस नहीं किया जा सकता। और कहा कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत एक कानून है। शंकरी प्रसाद केस में इस बात को डिनाई कर दिया गया था, शंकरी प्रसाद केस में इस बात को उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन गोलकनाथ मामले में कहा कि अगर संवैधानिक संशोधन होता है तो यह भी तो एक कानून के माध्यम से हो रहा है, यह भी तो एक कानून को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आर्टिकल 13 में जो कानून शब्द है वो संवैधानिक संशोधन को भी ऐड करता है। तो ऐसा कोई भी संशोधन
अकॉर्डिंग टू गोलकनाथ केस, ऐसा कोई भी संशोधन जो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, जो आपके फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश करता है, जो आपके फंडामेंटल राइट को कम करता है, वो भी संविधान में जुडिशियल रिव्यू की पावर के अंतर्गत नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है, रद्द घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 13 ने ये बहस को इस मामले में पा लिया था। बात समझ में आई क्लियर एकदम? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को, इसमें कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, इसका मतलब गोलकनाथ मामला आप लोगों को यहां पर दिखाई देता है, गोलकनाथ मामला आप लोगों को यहां पर नजर आता है। इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को यह बताया है। याद रहेगी बात इतनी एकदम? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अब कहानी समझिएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस कर दिया, गवर्नमेंट की पावर को कट कर दिया, गवर्नमेंट की पावर को कट कर दिया। तो क्या सरकार चुप बैठेगी? क्या सरकार शांत रहेगी? नहीं, सरकार रेस्पॉन्ड करती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। सरकार कहती है कि मैं 24वां संविधान संशोधन लेके आती हूं 1971 में, और कहती है, क्या कहती है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट को पूरे संविधान को बदलने का अधिकार है, पूरे संविधान को चेंज करने का अधिकार है, चाहे फंडामेंटल राइट की बात क्यों ना की जाए। मतलब संसद किसी भी फंडामेंटल राइट को भी छीन सकती है, किसी भी फंडामेंटल राइट को भी वापस ले सकती है। ये अधिकार उनको संविधान के 368 के अंतर्गत दिया गया। इस बात को दिखाने के लिए वो 24वां संविधान संशोधन 1971 लेकर आते हैं। लड़ाई दिख रही है ना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी पावर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन मौलिक अधिकार में बदलाव नहीं कर सकते। सरकार ने कहा अच्छा, हमसे मजाक। उसने कहा ठीक है, हम 24वां संविधान संशोधन लेके आते हैं जिसमें इस बात का दावा किया गया कि 368 के अंतर्गत पूरे संविधान को बदलने की शक्ति संसद के पास है और वो चाहे तो फंडामेंटल राइट को भी छीन सकती है। और कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। इस कहानी में एक और पॉइंट आ जाता है, एक और पहलू शामिल हो जाता है। वो क्या था? सरकार ने साथ साथ यह भी कहा, अगर ऐसा कोई विधेयक है जो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा कोई विधेयक है जो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, वो राष्ट्रपति के द्वारा साइन किया ही जाएगा। राष्ट्रपति ऐसे किसी भी विधेयक पर साइन करने से मना नहीं कर सकते जो संविधान संशोधन की बात करता हो, जो संविधान संशोधन को दिखाता हो। बात समझ में आई एकदम? कौन पावरफुल हुआ? कमेंट करके बताओ कौन पावरफुल हुआ? गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद की पावर को कट कर दिया, संसद की पावर को मौलिक अधिकार छीनने से वंचित कर दिया। सरकार कहती है कि आसान नहीं है, 24वां संविधान संशोधन लेके आती हूं, पावर को दिखाऊंगी। और साथ में यह भी कहा कि अगर कोई विधेयक ऐसा है जो संविधान को संशोधन करने की बात करता है, राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकते, राष्ट्रपति को उसको सिग्नेचर करने ही होंगे। 1971 की कहानी यहां पर एंड हो जाती है आकर, यहां पर एंड हो जाती है आकर। बात क्लियर कट समझ में आ गई एकदम?
लड़ाई, एक एक पॉइंट, एक एक एस्पेक्ट आप लोगों को समझा रहा हूं, बेसिक स्ट्रक्चर क्यों निकल कर आया। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण केस जिसे आप जानते हैं, केशवानंद भारती केस के मामले के बारे में। केशवानंद भारती केस के मामले में 1973 1973 क्या कहता है। यहां से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी चाल खेली। यहां से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा अपना पावर को रिप्रेजेंट किया। कहा आप 71 में 24वां संविधान संशोधन लाए हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड। मैं इसी आधार पर कहता हूं कि गोलकनाथ वाला मामला मैं बदल रहा हूं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले को ओवररूल्ड कर दिया, उस फैसले को पलट दिया। कहा कि आप कहते हैं 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि आप संविधान को संशोधित कर सकते हैं, आप मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकते हैं, एक्सेप्टेड। आपने कहा 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि मैं किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार को रोक सकता हूं, संविधान को संशोधित कर सकता हूं, कि मैं आपकी इस पावर को मोहर लगाता हूं कि बिल्कुल आप ऐसा ही है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आप लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी पड़ी है, सर फिर क्या हुआ एकदम, है ना सर, बड़ा मजा आ रहा है एकदम, मतलब पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। परंतु हालांकि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। कहा आप कुछ भी करें, मैं मान लेता हूं, आप फंडामेंटल राइट को हटाइए, आप कुछ भी कीजिए, आप संविधान को बदलिए, एक्सेप्टेड, लेकिन आप मूल ढांचे को नहीं हटा सकते, आप मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। सरकार कहती है अरे भाई ये तो बड़ा तगड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया, मूल ढांचा क्या है। सुप्रीम कहता है नहीं, मैं नहीं बताऊंगा मूल ढांचा क्या है, वो तो मैं समय समय पर एक्सप्लेन करूंगा कि किन चीजों को मूल ढांचे में शामिल किया जाएगा। लेकिन केशवानंद भारती केस कहता है कि ठीक है, पार्लियामेंट के पास संविधान के किसी भी भाग को बदलने का अधिकार है, संविधान के किसी भी भाग को वो अमेंड कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे को आप बदल नहीं सकते, मूल ढांचे को आप मूल ढांचे को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब मूल ढांचा क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, अभी मूल ढांचा क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा समय टू समय। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस इस बात को जस्टिफाई करता है, इस बात को बताने की कोशिश करता है कि संसद के पास, पार्लियामेंट के पास संविधान के मौलिक अधिकारों को बदलने का अधिकार है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकता, वो बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकता है। बात समझ में आई एकदम क्लियर? बात समझ में आई एकदम क्लियर? ठीक है, चलिए अब क्या होता है, सरकार फिर जवाब देगी। सरकार ने कहा कि भैया बात हजम नहीं हुई, अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर का नाम लिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गेम खेल गए हैं, और ये जो आपने गेम खेला है इसका कुछ तो इलाज करना होगा, इसको किसी ना किसी तरीके से तो हैंडल करना होगा। सरकार कहती है ठीक है, आप बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम कुछ नया खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलते हैं? उसने कहा कि तुम्हारे पास बहुत पावर है रिव्यू करने की, फलाना ढिमकाना, सुप्रीम कोर्ट पावरफुल दिखता है, हम लेके आते हैं 42वां संविधान संशोधन, हम लेके आते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या कहता है?
सरकार कहती है कि 368 के अंतर्गत मेरी किसी भी पावर पर कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती। मैं संविधान के किसी भी भाग को किसी भी ग्राउंड पर बदल सकती हूं। और ध्यान दीजिएगा, कहा कि मेरे पास किसी भी संविधान के भाग को बदलने का अधिकार है। मेरे संविधान के किसी भी भाग पर कोई लिमिटेशन मेंशन नहीं है। और कहा तुम बहुत कूद रहे थे अपनी पावर पे। यह भी कहा, और अगर मैं कोई भी अमेंडमेंट करता हूं, मैं कोई भी अमेंडमेंट लेके आता हूं, वो किसी भी कोर्ट में किसी भी ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। अर्थात सरकार के द्वारा किया गया कोई भी अमेंडमेंट किसी भी प्रकार से कोर्ट में रिव्यू नहीं होगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू करने की शक्ति थी उसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लिमिटेड कर दिया गया। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, यहां तो 42वें संविधान संशोधन से उन्होंने सारा खेल ही बदल दिया। कौन सी बहुत रिव्यू करेंगे, आपके पास रिव्यू करने की शक्ति मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास पूरे संविधान को बदलने का अधिकार है। मैं ये बिल्कुल खुले तौर पे चैलेंज के साथ कहता हूं, लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूं कि आप क्या करेंगे, आप मेरे द्वारा किए गए किसी भी अमेंडमेंट को किसी भी आधार पर क्वेश्चंस नहीं कर सकते, क्वेश्चंस नहीं करेंगे। गजब, मतलब एकदम समझ, मतलब फील करें, इस बात को फील करें कि यह क्या कहना चाहता है। किस तरीके से लड़ाई शंकरी प्रसाद से जो बात शुरू हुई थी उसके बाद यह कहानी लगातार चलती आ रही थी। और एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फेवर में डिसीजन दिया था, तो अगला मामला गोलकनाथ 17 साल बाद 1967 में आया था। मतलब सरकार की पावर को ना घटाओ तो सब कुछ ठीक है, जरा भी सरकार की पावर को रिड्यूस करने की कोशिश करो, सरकार एकदम रिएक्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट की पावर को घटाने की कोशिश करो, सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट करेगा। तो 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फेवर में डिसीजन दिया था, तो सब ठीक था। 1967 में सरकार के खिलाफ फैसला किया, 1971 में उन्होंने बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है अच्छा 1973 में आता हूं, आपकी पावर को लिमिटेड कर देता हूं। सरकार ने कहा अच्छा हमसे पंगा, 42वां संविधान संशोधन लेके आते 1976 और आपकी पावर को ही खत्म कर देते हो। क्या आप रिव्यू ही नहीं कर सकते मेरे किसी भी कानून, किसी भी अमेंडमेंट को? लो, क्लियर हुआ सिनेरियो पूरा का पूरा। एक स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी समझ में आने लगी। एक स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी आप लोगों को पूरी तरीके से यहां पर दिख रही है। एक एक एस्पेक्ट को मैंने इतने आसान शब्दों में आप लोगों को समझाया कि हां, अब अगला जवाब किसकी तरफ से आएगा कमेंट करके बताइएगा। एकदम अगला जवाब किसकी तरफ से होगा। यह तो सरकार का जवाब था जो सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती के खिलाफ था, तो अगला जो जवाब आएगा वो किसकी तरफ से आएगा, आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर अगला जवाब जुडिशरी की तरफ से आएगा। बहुत सारे बच्चे लिख रहे होंगे कि सर जी पता नहीं अगला जवाब, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने लिखा होगा, ऐसा मुझे लगता है कि अगला जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आएगा। नहीं, यहां पर एक खेल बदल गया, यहां पर एक खेल बदल गया। क्या खेल बदला? 1970 से लेके 1980 तक का जो दशक था उसमें राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आए थे। क्यों ध्यान दीजिएगा। जब मैं केशवानंद भारती केस की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, बल्कि जब गोलकनाथ मामले की बात करता हूं, उस वक्त तक इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। केशवानंद भारती केस में भी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा जी। तो इसका मतलब क्या कोई भी
प्रधानमंत्री इस बात को बर्दाश्त कर पाएगा, स्पेशली इंदिरा गांधी जैसी लेडी, कि उसकी पावर को कट कर दिया जाए? केशवानंद भारती केस आया तो केशवानंद भारती के रिएक्ट करने के लिए उन्होंने 42वां संविधान संशोधन पेश किया और इसके साथ साथ पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी 1975 में, 1975 में ही। और आपातकाल के दौरान ही यह 42वां संविधान संशोधन लाके अपनी पावर को पावरफुल बना लिया और सरकार के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को एंड कर दिया। कई मामलों में खुले तौर पर अपनी पावर को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने मजबूती से उस वक्त आपातकाल को लगाया। 1977 आता है, सरकार गिर जाती है। इंदिरा गांधी की गलती जो आपातकाल को लेकर थी वो अब उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। इसी चीज को देखते हुए, इसी कंटेक्स्ट को देखते हुए उनकी सरकार चली जाती है और अगला संविधान संशोधन लेके आता है। अगला संविधान संशोधन लेके आता है कौन? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन आता है। उसमें क्या किया गया? उसमें जो फैसले 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लिए गए थे, जो 42वें संविधान संशोधन की बातों को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको पूरी तरीके से नलिफाइड कर दिया गया। मतलब 42वां संविधान संशोधन लेके आती है इंदिरा जी, जबकि 44वां संविधान संशोधन लेके आते हैं जनता दल के। जनता दल यानी कि जो उस वक्त का अपोजिशन था, उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है और जनता दल 1978 में उन सारी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करती है, उन सारे ब्लंडर को ठीक करने की कोशिश करती है जो इंदिरा गांधी की तरफ से लिए गए थे, इंक्लूडिंग 42वां संविधान संशोधन, इंक्लूडिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पूरी तरीके से यहां पर एंड हो जाता है। कमेंट करके बताइएगा 1978 में किसकी सरकार थी? जल्दी से कमेंट करके हर बच्चा बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 किसके माध्यम से लाया गया था? जल्दी जल्दी, इतना मैंने हिंट दे दिया कि जनता दल की सरकार थी। कमेंट कीजिएगा, ऑफलाइन भी बताइएगा, इन द सेंस जब आप वीडियो देख रहे हैं तो लगातार कमेंट रुकने नहीं चाहिए। तो ये जो सरकार थी, ये थी मोरारजी देसाई की सरकार। मोरारजी देसाई की सरकार, जो कि जनता दल के कंटेक्स्ट से जुड़े हुए थे और यही जनता दल आगे चल के बीजेपी के तौर पर नजर आने वाली थी। जो आज की बीजेपी है, उस वक्त का जनता दल हुआ करता था। तो उन्होंने उन सारे मामलों को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिस्टोर कर दिया गया। मतलब कि वो संविधान के अंतर्गत किसी भी भाग का रिव्यू कर सकती है। संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 13 को ग्राउंड बनाकर किसी भी अमेंडमेंट को देख सकती है, रोक सकती है। वो सारा का सारा पहलू आप लोगों को यहां पर दिखाई देता है, यहां पर दिखाई देता है। बात समझ में आई? इसके बाद आता है मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस ये कब आया था? ये आया था 1979 में, 1979 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हुआ कहानी, इसमें क्या हुआ कहानी। देखो, सुप्रीम कोर्ट की पावर को 42वें यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से रिड्यूस किया गया था। ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। लेकिन इसके साथ साथ 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उनकी पावर को रिस्टोर कर दिया गया था। उनको वो सारी की सारी शक्तियां दे दी गई थी जो उस वक्त उनके लिए छीनी गई थी, जो उनसे ले ली गई थी। और इसी चीज को देखते हुए 1979 में मिनर्वा मिल केस आता है। वो क्या कहता है? ये कहता है इसने संसद के 42वें संविधान संशोधन को बनाकर जो भी मामला दिया गया था, जिसमें संविधान 368 के तहत घोषित किया गया था कि संसद की संवैधानिक शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, इसने अदालतों को ऐसे संसाधनों पर सवाल उठाने से रोक दिया था।
आपको मैंने ये बात बताई थी क्या, कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार की पावर को आप बहुत अच्छे से देखते हैं, जिसके माध्यम से पूरे के पूरे पहलू को, पूरे के पूरे कंटेक्स्ट में आप लोगों को पता चलता है कि सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो संसद ने अपने हाथ में रख ली थी। इवन वो किसी भी भाग को बदल सकती थी और सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू भी नहीं कर सकता था। तो मिनर्वा मिल केस ने कहा क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अमान्य करार दे दिया मिनर्वा मिल केस में, और कहा कि न्यायिक समीक्षा हमसे कभी भी नहीं छीनी जा सकती। यू कैन नॉट टेक द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम अस बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करना या न्यायिक समीक्षा करना हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको आप छीन नहीं सकते हैं, उसको आप ले नहीं सकते हैं, उसको आप ले नहीं सकते हैं। बात समझ में आई क्लियर एकदम? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? ठीक है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिनर्वा मिल केस में कि भैया हमारे पास जो भी पावर है न्यायिक समीक्षा की, आप उसे छीन नहीं सकते, आप उसे हमसे ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते बच्चा लोग? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और उसे बेसिक स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में आप नहीं देख सकते। अब आपके दिमाग में फिर से वही सवाल आया होगा, सर ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? और मेरा जवाब अभी भी वही है, शांत रहें। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं बताया, इसकी कोई डेफिनेशन उसने नहीं दी है। हमें केवल समय टू समय कुछ चीजों पर देखते हैं जहां पर आप लोगों को लगता है कि हां ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं क्या, एक और केस, वमन राव केस 1981। लेकिन उससे पहले एक और चीज याद रखिएगा, 1951 में एक जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, उसके माध्यम से 9th शेड्यूल यानी कि लैंड रिफॉर्म को ऐड किया गया था। ठीक है, और कहा गया था कि ऐसा कोई भी कानून जो लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत बनाया गया है, जो लैंड रिफॉर्म के कंटेक्स्ट में है, उस कानून को किसी भी कीमत पर रिव्यू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब वहां पर सरकार को पावरफुल बनाया गया, वहां पर सरकार को पावरफुल दिखाया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वमन राव केस 1981 में यह स्पष्ट कहा क्या, कि 1973 में केशवानंद भारती मामले में, ध्यान दीजिएगा, संविधान के अंतर्गत जो भी रिव्यू करने का अधिकार है, यानी कि वो आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, वो आप लोगों को 9वें शेड्यूल पर भी मिलता है। इसका मतलब 9वें शेड्यूल के आधार पर सरकार फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। तो जो बात केशवानंद भारती केस में कही गई थी, जिस बात को केशवानंद भारती केस में कहा गया था, उस मामले को यहां पर आप लोग देखते हैं क्या, कि उस मामले में कहा कि अगर मामला 9वें शेड्यूल से भी जुड़ा हुआ है, अगर मामला 9वें शेड्यूल के कंटेक्स्ट में भी आप लोगों को दिखाई पड़ता है, तो वो भी बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकता। अगर कोई कानून 9th शेड्यूल के अनुसार बनाया जाता है तो वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। यह कहा गया वमन राव केस 1981 में, यह कहा गया वमन राव केस 1981 में। समझ आई ये बात?
पिछली 45 मिनट से मैंने आप लोगों को कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन समझाया। हालांकि अभी बहुत है पढ़ने को, अभी क्लास और चलेगी, मतलब लगभग 40-45 मिनट। आप लोग बाद में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार मन करे उतनी बार देखिएगा, जितनी बार मन करे उतनी बार देखिएगा। इवोल्यूशन तो समझ में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर मैं आप लोगों से पूछता हुआ रहा था कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, अब इसको हम देख लेते हैं, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। मूल संरचना के तत्व। अब जरा पहली लाइन पढ़िएगा सभी बच्चे, अब जरा पहली लाइन सभी बच्चे पढ़िएगा। पहली लाइन सीधे तौर पर इस बात को कहती है क्या, कि हमारे संविधान के कहीं भी, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई सटीक रूप से इसको परिभाषित नहीं किया है, कहीं पर भी इसको सही तरीके से नहीं बताया गया कि असल में क्या मूल ढांचा होगा। लेकिन कहा गया क्या, ध्यान दीजिएगा, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने समय समय पर इसमें कुछ कंटेंट को ऐड किया, और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया उसी तरीके से जरूरत के आधार पर उन्होंने इस बेसिक स्ट्रक्चर में चीजों को शामिल किया। उन्होंने जरूरत के आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया कि सरकार यहां पर बदलाव नहीं कर सकती, सरकार ये नहीं करेगी, सरकार वो ये नहीं करेगी। तो ये सब के सब जो पहलू थे, ये सब के सब जो कंटेक्स्ट है, वो आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में दिखाई देंगे, जो अब सुप्रीम कोर्ट समय टू समय बताने वाला था। और यही वजह है कि अभी तक भी संविधान की कोई सटीक बुनियादी संरचना की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है। ठीक है, अब चलिए उन पहलू को देख लेते हैं जिन पहलू के आधार पर आप ये कहेंगे कि सर जी क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। अगर आप लोगों को यह पूछा जाए कि राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो आप लोगों को यह पॉइंट एक्सप्लेन करने आने चाहिए। अब सारी की सारी जो कहानी है क्लास की, वो इन पॉइंट पर आके रुक जाती है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी आपने इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में भी लिख लेते हैं। मैं हूं समझाने के लिए, मैं हूं यहां पर आप लोगों को हर बात बताने के लिए। पहले सभी बच्चे इनको नोट डाउन करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के लिए, और इसको पूरे के पूरे कंटेंट को आप लोग नोट डाउन करेंगे। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सोवर्निटी, जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल कैरेक्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, आगे भी है, पहले इन पॉइंट को देख लीजिए। लिख लिया भाई सभी ने लिख लिया है? क्लियर है यहां तक सब लोगों को? चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट कहता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब संविधान सबसे बड़ा है। नो वन कैन अबोव द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सरकार को कुछ भी करना है, सरकार को कुछ भी दिखाना है, करना है, अमेंडमेंट करना है, वो संविधान के अंतर्गत रहते हुए करेगी। तो ये कहता है कि संविधान सुप्रीम है, संविधान सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि सुप्रीम जो संविधान है वही सब कुछ है। हर चीज सरकार काम करेगी संविधान के अकॉर्डिंग, न्यायालय काम करेगा संविधान के अकॉर्डिंग, इलेक्शन कमीशन काम करेगा संविधान के अकॉर्डिंग, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेगी संविधान के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा संविधान है, सरकार से भी बड़ा संविधान है, सरकार से भी बड़ा संविधान है। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, कानून का शासन। यह क्या कहता है? ना तानाशाही होगी,
ना मनमानी होगी, जो भी होगी संविधान के अंतर्गत कानून के आधार पर शासन किया जाएगा। अपनी मनमानी से शासन नहीं किया जाएगा, अपनी मनमानी से शासन नहीं किया जाएगा। जो भी कुछ होगा वो कानून के शासन के आधार पर होगा, कानून के आधार पर होगा। तो किसी भी एक इंसान का शासन नहीं हो सकता, किसी भी एक इंसान की मनमानी तानाशाही नहीं चलेगी। जो भी मनमानी और तानाशाही आप लोगों को नजर आती है वो भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। कानून सबसे बड़ा है, कानून सुप्रीम है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा, कानून का शासन होगा। इन दोनों एस्पेक्ट में सरकार किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकती, सरकार इनको नहीं बदल सकती, याद रखिएगा। उसके बाद आती है सोवरेनिटी, लिबर्टी एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं सोवरेनिटी की, इसे हम हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता। क्या बोलते हैं? संप्रभुता। लिबर्टी, जिसे आप स्वतंत्रता के तौर पर देखते हैं, स्वतंत्रता। रिपब्लिक, जिसे आप गणतंत्र के तौर पर जानते हैं। तो ये जो बेसिक हमारे संविधान के बेसिक मूल तत्व हैं, इनको किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि क्या सर जी राष्ट्रपति की प्रणाली को बदला जा सकता है, राष्ट्रपति के शासन को बदला जा सकता है, क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन के मेथड को बदला जा सकता है, या राष्ट्रपति को हम मोनार्क बना सकते हैं? तो याद रखिएगा, गणतंत्र का होना ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का। इसका मतलब इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता, जो आपकी स्वतंत्रता है, जो आपको फंडामेंटल राइट के कंटेक्स्ट में दी गई है, उनके साथ भी किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा। और संप्रभुता, भारत संप्रभु है, सरकार अपनी मनमानी से कभी किसी की गुलाम नहीं बन सकती, भारत को किसी का भी गुलाम नहीं बना सकती। हम अपने फैसलों के लिए आजाद हैं। तो ये जो मूल तत्व है, जो इंडियन भारतीय राजनीति या भारतीय राज व्यवस्था के तत्व हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू, ये तो बड़ी लड़ाई वाली बात हो गई। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 1973 में इसने कहा था कि मैं जुडिशियल रिव्यू कर सकता हूं, मेरे पास पावर है, ये वो। सरकार कहती है अच्छा ऐसा, आपके पास रिव्यू की पावर ही नहीं है। 1976 याद करो, 1971 याद करो, 24वां संविधान संशोधन, सब कुछ करिएगा, हमारे संविधान संशोधन को नल एंड वॉइड नहीं घोषित कर सकते। तो ये कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब आप हमसे बेसिक स्ट्रक्चर का अधिकार नहीं छीन सकते, आप हमसे बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छीन सकते। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में जुडिशियल रिव्यू को शामिल करके बताया था। बात समझ में आई? एकदम क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। कई बार ऐसा हुआ, ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा हुआ 42वें संविधान संशोधन से कहा गया कि भैया डीपीएसपी इज मोर पावरफुल देन फंडामेंटल राइट, यानी कि डीपीएसपी की इंप्लीमेंटेशन के लिए हम फंडामेंटल राइट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को रोक सकते हैं। होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए था। इसका मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सरकार ने डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर पावर दे दी थी, और
ये पूरी तरीके से असंवैधानिक था। क्यों था? क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर में कहा गया कि बच्चा आपको इन दोनों के बीच एक हार्मनी क्रिएट करनी होगी, दोनों को बैलेंस तरीके से काम करना होगा। आप डीपीएसपी के लिए फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते, आप डीपीएसपी के लिए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर एकदम? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को? ठीक है। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, इसका मतलब क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण। पृथक्करण, ठीक है। जब हम पृथक्करण की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा, कि जो पावर का अलग अलग होना है, जुडिशरी की पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव की पावर अलग है, लेजिस्लेटिव की पावर अलग है, इन तीनों की पावर को अलग अलग कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ना तो आप मेरे किसी भी कार्य प्रणाली में कोई भी इंटरफेरेंस करेंगे। आर्टिकल 51 इस बात को कहता है कि जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से अलग होना, तो यह पृथक्करण को दिखाता है, यह शक्तियों को अलग होने की बात करता है, पावर के बिल्कुल एक तरीके से सेपरेट होने की बात करता है, ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके, ताकि लोकतंत्र को बनाया जा सके, लोकतंत्र को बचाया जा सके। तो शक्तियों का पृथक्करण इस बात का प्रमाण है कि ये तीनों के तीनों जो ऑर्गन्स है लोकतंत्र के, ये सही तरीके से काम करते रहें। ये आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा। बात समझ में आई? एकदम क्लियर? याद रहेगा भाई? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? ठीक है। नेक्स्ट आता है फेडरल कैरेक्टर, संघीय ढांचा। क्या आता है? संघीय ढांचा। यह कहता है, आसान शब्दों में ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे ढांचे को रिप्रेजेंट करता है जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहां पर दोनों के पास अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार हो। कुछ शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई, कुछ शक्तियां केंद्र सरकारों को दी गई। तो ये दोनों के दोनों पहलू आप लोगों को यहां पर दिखाई पड़ते हैं, आप लोगों को यहां पर नजर आते हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है, ये सेपरेशन ऑफ पावर को आप लोग देखते हैं। बात समझ में आई? एकदम क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जो संघीय ढांचा है, यह हमेशा याद रखिएगा राज्यों और केंद्र की शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। यह लिस्ट की बात करता है, संघीय, राज्य और समवर्ती सूची की बात करता है। कानून बनाने की शक्तियों के बंटवारे को आप फेडरल कैरेक्टर के तौर पर देखते हैं, फेडरल कैरेक्टर। ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, इसका साफ तौर पर मतलब क्या है? इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि सरकार संसदीय प्रणाली को नहीं बदल सकती। जहां पर आप लोगों को संसदीय प्रणाली दी गई, उसमें साफ तौर पर बताया गया कि आपके पास अधिकार है, क्या? नॉमिनल हेड राष्ट्रपति होगा, जो हेड ऑफ स्टेट है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होगी, संसद पावरफुल होगी। संसदीय प्रणाली को आप यहां पर देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, लोगों के प्रति अकाउंटेबल होगी। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर दिखाई देती हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर नजर आती हैं। बात समझ में आई? एकदम क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना मैंने आसान शब्दों में आप लोगों को समझाया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर याद रखिएगा। आज आप लोगों को ये एक साथ नजर आते हैं, लेकिन ये एक साथ नहीं है।
बल्कि ये समय समय पर उभर कर सामने आए हैं, समय समय पर आप लोगों को यहां पर दिखाई देते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। रूल ऑफ इक्वेलिटी, समानता का शासन, हर किसी इंसान को बराबरी पाने का अधिकार है, यह भी बेसिक स्ट्रक्चर है। जिस प्रकार इन सब में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार संसद इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसी प्रकार से कहा कि समानता के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अर्थात आप किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रमोट नहीं करेंगे, आप किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं देखेंगे। एकता एंड अखंडता ऑफ नेशन, एकता व अखंडता, एकता व अखंडता, देश की एकता व अखंडता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ना देश को तोड़ने की बात स्वीकार की जाएगी, ना सरकार ही देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात रखेगी। तो ये एकता और अखंडता आप लोगों को यहां पर नजर आता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब के चुनाव को निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी, चुनाव को सही तरीके से कराने की जिम्मेदारी भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अर्थात सरकार अपनी मनमानी चुनाव में नहीं कर सकती। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन फ्री हैंड होते हैं जब चुनाव कंडक्ट किए जाते हैं, तो उस चुनाव में वो अपने आप को इस तरीके से दिखाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात यहां पर रखी गई है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 142 एंड 147, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट के कानूनों को एक जांचने की शक्ति, रिव्यू की शक्ति, स्वतंत्रता के कंटेक्स्ट में आप लोगों को दिखाई पड़ती है। तो यानी कि मैं इसे केवल और केवल यह भी लिख सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, इसको भी एक तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, एक तरीके से आप जानने की कोशिश करेंगे, यह भी आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर में ही शामिल किया गया। आर्टिकल 226 एंड 227, इसका मतलब जो हाई कोर्ट की पावर है रिट जारी करने की शक्ति, उनको भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट की शक्तियों के साथ भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। जो शक्ति उनको संविधान के माध्यम से दी गई है, उन शक्तियों को यहां पर किसी भी कीमत पर रिड्यूस नहीं किया जाएगा, उन शक्तियों को कम नहीं किया जाएगा। लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की पावर को लिमिटेड कर दिया गया था। आप सब कुछ कीजिए लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। इसी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया। कभी सरकार इस पॉइंट पर काम कर दे, सरकार इस पॉइंट को बदल दे, कहा कि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी कि पार्लियामेंट की, संसद की संविधान को बदलने की शक्ति, संविधान को बदलने की शक्ति सीमित करना, सीमित कर दिया गया। ठीक है। वेलफेयर ऑफ द स्टेट, कल्याणकारी राज्य, कहा कि भैया प्रत्येक सरकार को कल्याणकारी राज्य के लिए काम करना होगा। ऐसा ना हो कि आप किसी एक कम्युनिटी की बात करें, आप किसी एक धर्म की बात करें, नहीं, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आपको सभी के लिए वेलफेयर ऑफ द स्टेट की बात करनी होगी, वेलफेयर स्टेट के कंटेक्स्ट में आपको काम करना होगा, तभी आप लोग अपनी बातों को एक सही और अच्छी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये भी आप लोगों को यहां पर दिखाई देता है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, स्वतंत्रता और इसके साथ साथ डिग्निटी, सम्मान प्रत्येक
इंडिविजुअल के पास सम्मान का अधिकार, प्रत्येक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होनी चाहिए। आप किसी भी इंसान से ना उसकी फ्रीडम छीन सकते, आप किसी भी इंसान से ना उसकी डिग्निटी छीन सकते। यह भी आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा। बात समझ में आई? और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी केस, मिनर्वा मिल केस, वमन राव केस और IR कोहिलो केस में समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर को बाकायदा एक्सप्लेन किया, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बाकायदा हर चीज को दिखाया। यहां तक अब मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर क्यों लाया गया ये बता दिया, कैसे एवोल्यूशन हुआ ये भी बता दिया, कितने केसेस आए, कौन कौन से केसेस आए ये भी बता दिया, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल किया गया ये सुप्रीम कोर्ट ने समय टू समय यानी कि टाइम टू टाइम शामिल किए हैं। ऐसा नहीं कि ये कहीं पर मेंशन किए गए थे या कहीं पर इनको लिखित तौर पर दिखाया गया, बल्कि ये सीधे के सीधे इस बात के प्रमाण को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस बात के प्रमाण को दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इन सारी चीजों को वक्त के आधार पर रिप्रेजेंट किया है, जरूरत के आधार पर रिप्रेजेंट किया है। यहां तक तो समझ में आ गई बात, यहां तक तो लगभग सभी लोग मेरी बात को समझ गए। जो नहीं समझे एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, थोड़ी सी स्पीड से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ आ जानी चाहिए। अगर समझ में आएंगी तभी आप चीज़ों को, इस आंसर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो क्वेश्चंस कल मैंने दिया था उस क्वेश्चंस को लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। अब एक और सवाल आपके दिमाग में बनता है, बनना चाहिए अगर नहीं बन रहा है, क्या लोकतंत्र के आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर का होना सही है? 1 मिनट लीजिएगा, सोचिएगा हर बच्चा। क्या लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर का होना लोकतंत्र को खतरा पहुंचाता है? आसान शब्दों में मूल ढांचे की आलोचना क्या होगी? What are the criticism of बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर की आलोचना के तौर पर आप लोग क्या जानेंगे, आप लोग क्या मेंशन करेंगे? बताइए भाई। ये एक अच्छा सवाल बना हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर की आलोचना क्या होंगी। सोच लिया? एक एक पॉइंट बंद, आंख बंद करके लिखेंगे तो आपको पता आएगा। ठीक है, चलिए देखो, पहली आलोचना, सबसे पहली और आम और एक तरीके से कहें कॉमन क्रिटिसिज्म यह है कि संविधान की भाषा में इसका कोई आधार नहीं है, मतलब संविधान ने इसको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब इस शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ, कोई शाब्दिक आधार नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंटेक्स्ट में केवल और केवल रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब ना इससे रिलेटेड कोई प्रावधान रखा गया, ना इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल्स, कोई भाग शामिल किया गया, और ना ही, ध्यान दीजिएगा, ना ही ये संविधान की बुनियादी संरचना का एक भाग है जो कि एक तरीके से संविधान के बेसिक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये केवल और केवल आर्टिफिशियल एस्पेक्ट में बनाया गया एक ऐसा पहलू है, ये आर्टिफिशियल एस्पेक्ट में दिखाया गया एक ऐसा पहलू है जो कि जरूरत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ाता है और सरकार की पावर को, संसद की पावर को रिड्यूस कर देता है। तो पहला तर्क ये है कि भैया ना संविधान में मेंशन है, ना इसका कोई संवैधानिक प्रावधान शामिल है, ना इसे किसी अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया, तो फिर आप कौन सी बुनियादी ढांचे की बात कर रहे हैं? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह बुनियादी ढांचा है? इसे बुनियादी या बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर आप देखेंगे। हाउ यू कैन से, बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है एकदम। ठीक है, तो पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा क्रिटिसिज्म इसका विरोधों का यह भी मानना है कि इस सिद्धांत ने न्यायपालिका को लोकतांत्रिक रूप से गठित सरकार पर अपने दर्शन को थोपने का काम किया है। अभी बताया
एक लोकतांत्रिक सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से उसकी पावर को रिड्यूस कर दिया, उसकी पावर को लिमिटेड कर दिया, मतलब अपनी सोच को उसके ऊपर थोप दिया। और अपनी सोच को उसके ऊपर थोपने का मतलब क्या है कि सरकार जो चुनकर आई है उसे वो करना होगा जो जुडिशरी उससे चाहती है। इस बेसिक स्ट्रक्चर में सरकार की पावर को उन्होंने लिमिटेड कर दिया कि आप बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप बुनियादी ढांचे के साथ बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एक और क्रिटिसिज्म, इस बात पर कोई निश्चित स्पष्टीकरण, मतलब कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वास्तव में मूल संरचना क्या है। और मैंने पहली 10 मिनट से यह बात कहने की कोशिश की थी कि हमारे पास मौलिक ढांचा क्या है, मूल संरचना क्या है, इसके बारे में कहीं पर भी कोई बात नहीं बताई गई। इसका मतलब इस सिद्धांत को आप एक अस्पष्ट सिद्धांत के तौर पर जानते हैं, ये एक पर्टिकुलर सिद्धांत के तौर पर आप लोगों को नजर आता है। कोई खास या संविधान में इसका मान्यता ना होने के कारण लोग इसको सीधे तौर पर क्रिटिसाइज करते हैं, लोग सीधे तौर पर कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे लास्ट इस बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से सरकार और न्यायपालिका के बीच लगातार विवाद बढ़ रहा है। आज भी कई मामलों में बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर सरकार के हाथ बंधे हुए हैं और सरकार के हाथ बंधे होने के कारण पूरा का पूरा सिनेरियो न्यायपालिका के कंटेक्स्ट में दिखाई पड़ता है और सरकार अपनी पावर को यूज करने में असमर्थ है। मतलब कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये सरकार और न्यायपालिका, संसद और न्यायपालिका के बीच नए विवाद को जन्म दे रहा है। ये आपका कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर, हर एस्पेक्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया है। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। एक बार वापस चलते रिवीजन करते हुए आलोचना देखी हमने, उसके बाद किन किन एस्पेक्ट को, किन किन पहलू को बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया, उसके साथ साथ केस देखे, वामन राव केस देखा, मिनर्वा मिल केस देखा, 44वां संविधान संशोधन 1978 देखा, 42वां संविधान संशोधन 1976 देखा, केशवानंद भारती केस 1973 देखा, गोलकनाथ केस 1967 देखा, शंकरी प्रसाद को पढ़ा हमने और एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से भी हमने ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की। मूल संरचना का सिद्धांत क्या कहता है ये भी हमने जान लिया और बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर हमने कंप्लीट एंड कर दिया। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को क्लास ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर से हर साल आपका एक सवाल पूछा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अब इसके अलावा हमारी क्लास की टाइमिंग हालांकि वो मैं बता दूंगा, लेकिन एक क्लास 9 बजे स्पेशल क्लास 9 बजे स्पेशल क्लास होती है आप लोगों की। कहाँ पर? अनअकैडमी पर। तो आप लोग अनअकैडमी की क्लास को ज़रूर ज्वाइन करा करें, जिसमें मैं आप लोगों के बेसिक आंसर को डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक एस्पेक्ट में चीज़ें सिखा रहा हूं, कैसे आप लोगों को चीज़ें समझनी चाहिए, कैसे आप लोगों को चीज़ों को लिखना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो, ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट आपको वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपने सवाल डाल सकते हैं और मैं अगली क्लास में, यानी कि जब भी मेरी आपसे मुलाकात होगी, कल होगी मंडे में, ठीक है, तो मैं आपसे वो पूरा का पूरा पहलू डिस्कस करूंगा, जो भी आप लोग इसके बारे में मुझे कहना चाहते हैं। जो क्वेश्चंस कल मैंने आप लोगों को दिखने की कोशिश की थी, जो पहलू मैंने आप लोगों को बताया था, उस पर क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या प्रभाव डालता है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर सरकार को लिमिटेड करता है, इस प्रकार के सवालों पर ज़रूर अपने व्यूज़ जनरेट कीजिएगा। आप जितने अच्छे व्यूज़ वहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, जितने अच्छे व्यूज़ आप लिखने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छा आप लोगों का कंसेप्ट बिल्ड होगा। अपनी क्लास को शेयर करा करें,
रेगुलर बेसिस पर क्लास में आने की कोशिश करें और बेहतर से बेहतर चीज़ों को करने की कोशिश करें। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन एक वक्त के बाद आपकी लगभग सारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। आपका पढ़ना, आपका समझना, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।